हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसके पिछले लेक्चर में एक्सप्रेशन पढ़े थे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का। मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आरएलसी के टर्म में एक्सप्रेशन क्या होगा, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आरएलसी के टर्म में एक्सप्रेशन क्या होगा, फिर बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन। हम लोग सारी चीजें हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बोले थे, ने किए थे। ठीक है, तो आप लोग को बोले थे कि आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चल एक टेबल बनाए हैं, इसमें हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग सारा चीज को रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। और मतलब जैसे करंट है तो कहाँ पे लैगिंग हो रहा है, कहाँ पे लीडिंग, आप लोग एक ग्राफ में भेज रहे थे, तो सारा चीज यहाँ पे क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है एक ही टेबल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग 3 केस लिखा है, मतलब केस नंबर 1 में ओमेगा बराबर ओमेगा 1 के बराबर, ओमेगा ओमेगा 2 के बराबर तब क्या होगा, और ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर क्या होगा तब होगा। यानी 3 फ्रीक्वेंसी पर हम लोग के क्या क्या देखना है, इम्पीडेंस देखना है, करंट देखना है और इम्पीडेंस एंगल देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि अगर ओमेगा ओमेगा 1 के बराबर होगा तो ये माइनस आर के बराबर होगा। यानी ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपन ओमेगा 1 सी बराबर माइनस 1 आर के बराबर होगा। कैसे होगा हम लोग बता चुके हैं, मतलब इसके पिछले लेक्चर में देखिएगा। ये जो है रेजोनेंस का चौथा लेक्चर है, शायद सेकेंड लेक्चर में हम बताए हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। तो ऐसा आएगा कुछ ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपन ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू माइनस 1। आप देखिए, हमको निकालना है जेड। क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो जेड बराबर जेड1 बराबर क्या, आर जेड बराबर का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर। एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, चलिए अब बताइए कि अगर ओमेगा की जगह ओमेगा 1 होता है तो इतना का मान कितना लिख सकते हैं, माइनस आर के बराबर, मतलब ये तो आर स्क्वायर हो गया। और इतना के जगह हम कितना लिख सकते हैं, अगर ओमेगा की जगह ओमेगा 1 हो जाता है तो माइनस आर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, इसको कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो आर बाहर आ जाएगा और रूट 2r आ जाएगा, मतलब z1 बराबर रूट 2r आ गया। ठीक है, उसी प्रकार i बराबर v अपॉन जेड होता है। अब i बराबर v अपॉन जेड होता है तो ओमेगा 1 पे लिखे हैं, तो ओमेगा 1 मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, रूट 2r होता है। ओमेगा 1 के वैल्यू v अपॉन जेड, और जेड का वैल्यू क्या होता है, रूट 2r। आप लोग को बताए हैं, इस तरह से बताए थे। तो आप लोग क्या बताए थे कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग के इम्पीडेंस रूट 2r के बराबर होता है, तो रूट 2r ले लिए हैं। और फिर यहाँ पे एंगल लिखे हैं -45। ठीक है, तो -45 कैसे आया, देखिए यहाँ तो समझ में आ रहा है कि v0 रूट 2r कैसे आया, लेकिन यहाँ एंगल -45 कैसे आया। तो यहाँ से एंगल बराबर क्या बोलते हैं, एंगल बराबर होता है इमेजिनरी अपॉन, एंगल बराबर tan इनवर्स x अपॉन r। अब एक्सएल माइनस, अगर आरएलसी सर्किट है तो एक्सएल माइनस एक्सी होता है। अब एक्सएल माइनस एक्सी क्या है, तो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, तो यहाँ से tan इनवर्स इतना अपॉन r। यानी एंगल अगर निकालना है, एंगल ऑफ जेड tan इनवर्स x अपॉन r। x की जगह कुछ हो सकता है रिएक्टेंस, अगर दोनों को, अगर आरएलसी है तो दोनों को घट के आएगा, अगर खाली एल है तो यहाँ से एक्सएल अपॉन r, खाली सी है तो यहाँ से एक्सी अपॉन r। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ से देखिए ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इतना का वैल्यू कितना है, अगर ओमेगा बराबर ओमेगा 1 तो इसका वैल्यू कितना है, -r, तो यहाँ से -r अपॉन r लिख दिए। अब यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 के वैल्यू कितना आ गया, -45। तो यही चीज मतलब z1 का एंगल कितना है, -45। तो यहाँ से z1 की जगह कितना लिखे हैं, -45 एंगल लिखे हैं, यानी एंगल ऑफ z1 -45 आएगा, यहाँ से -45 आएगा। आप लोग जानते हैं कि अगर एंगल नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस से प्लस में हो जाता है। तो ऐसा हो गया प्लस में, यानी आई बराबर देखिए तो प्लस में आ गया। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि v अपॉन रूट 2r आया। ठीक है, और एंगल कितना है, +45 आया। क्या आया, +45। अब बताइए आप ही कि प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस के मतलब हम बोलेंगे कुछ कि लीडिंग होगा। क्या होगा, लीडिंग होगा। तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ ओमेगा नोट होता था तो ओमेगा नोट से पहले क्या होता था, सर्किट लीडिंग होता था। ओमेगा नोट से पहले सर्किट क्या होता था, लीडिंग होता था। अभी सारा चीज हम लोग सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा नोट से पहले का क्या होता था, लीडिंग होता था। यहाँ से भी पता चल रहा है कि करंट जो क्या आया, करंट का एंगल प्लस में आया। करंट का एंगल प्लस में जाने का मतलब क्या, कि करंट लीड करेगा। करंट क्या करेगा, लीड करेगा, यानी लीडिंग पावर फैक्टर होगा।
ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। मतलब यहाँ से भी पता चल रहा है कि ओमेगा बराबर अगर ओमेगा 1 होगा तो यहाँ पे √2r होगा, यानी इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे माइनस कैसे आया से भी समझ में आया। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे क्या रहा है, करेंट का एंगल प्लस में आ रहा है, करेंट V बराबर I बराबर V/Z होगा, जेड का जगह √2r, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, प्लस में, और प्लस के मतलब क्या होता है, लीडिंग होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, लीडिंग, मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर लीडिंग होगा। यहाँ से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ओमेगा 1 था, यानी यहाँ पे लीडिंग, तो हम तो बताए किए हैं कि ओमेगा नॉट से पहले सर्किट एज ए कैपेसिटी बिहेव करेगा, यानी पावर फैक्टर लीडिंग होगा। यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग क्या एक ही टेबल में दिखा दिए हैं। अब देखिए, अब ओमेगा बराबर ओमेगा 2 लिए हैं, ओमेगा बराबर ओमेगा 2 कहने का मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी, उसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ ओमेगा 1 है, यहाँ ओमेगा नॉट है, यहाँ ओमेगा 2 है। तो देखिए, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी मतलब XL माइनस XC, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, XL बड़ा होता है, लीडिंग पावर लैगिंग पावर फैक्टर, तो ऐसे XL बड़ा होगा, मतलब ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 2C बराबर R। ये चीज आप लोग के बता चुके हैं कि किस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब Z2 बराबर क्या, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और उसका मान कितना है R, तो यहाँ से R लिख दिए, तो यहाँ से Z2 बराबर √2R, ये भी बताए थे। देखिए, ओमेगा बराबर ओमेगा 2 मतलब हाफ पावर पॉइंट पर इम्पीडेंस क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे करंट निकालना है, तो I बराबर V/Z, V तो कितना, V का एंगल 0 होगा, चूंकि ये रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से V 0 आ गया। अब यहाँ से √2R, और √2R यानी Z, और Z का एंगल कितना, +45। अब +45 कैसे आया, तो यहाँ से Z बराबर एंगल ऑफ Z2 कितना आएगा, तो एंगल ऑफ Z2 ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C/R। अब इसका वैल्यू क्या, ओमेगा बराबर अगर ओमेगा 2 है तो इसका वैल्यू R के बराबर, तो यहाँ से R/R आ गया, तो यहाँ से आ गया कोची एंगल ऑफ Z2 बराबर tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 के 145, तो यहाँ से रख दिए 45। जब 45 रखें, अब इसको ऊपर भेजें, क्या किए, इसको ऊपर भेजे, तो आ गया -45। तो यहाँ से -45 मतलब करंट का एंगल क्या आ गया, लैगिंग, करंट का एंगल माइनस आ गया, और माइनस का मतलब लैगिंग, और इसका मतलब क्या, लीडिंग, ठीक है। यानी ओमेगा बराबर ओमेगा 1 के जगह देखिए तो इधर लीडिंग, तो हम बताए कि कि ओमेगा नॉट के पहले लीडिंग, ठीक है। अब देखिए, ओमेगा बराबर ओमेगा 2 आया तो क्या आ गया, लैगिंग, मतलब इधर लैगिंग आ गया। तो हम ये बता चुके हैं कि ओमेगा नॉट के बाद वाला, ओमेगा नॉट के बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद सर्किट एज ए कैसे बिहेव करता है, इंडक्टिव, कहने का मतलब पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। समझ आ गया। चलिए अब देखिए, अब ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट रखें, तो ओमेगा नॉट रखें तो ये तो XL है, और ये क्या है, XC, तो XL और XC क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर। तो जब XL और XC बराबर होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, तो ऐसे लिख दिए, इसका मान क्या, 0 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं आता, यानी 0 कैसे आया, तो XL माइनस XC ही तो है, और ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे क्या होता है, XL माइनस XC बराबर हो जाता है। जब XL XC बराबर होगा तो दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब लिखना है इंपीडेंस कितना, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पे, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर लिखे तो कुछ R², अब इसका मान क्या, 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि यहाँ XL बराबर XC हो जाता है, तो इसका मान 0 आ गया, तो यहाँ से आ गया R, मतलब एट रेजोनेंस इंपीडेंस किसके बराबर होगा, R के बराबर। उसी पर अगर करंट लिखना चाहें तो करंट क्या आया, V/R, एंगल कितना आया, 0। क्यों 0 आया, क्योंकि Z का एंगल 0 है, तो यहाँ से एंगल 0 आया। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसको कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं, तो आप लोग कंक्लूड ये कर पा रहे हैं कि सबसे पहला कंक्लूजन कि इंपीडेंस √2R या मतलब हाफ पावर पॉइंट पर √2R इंपीडेंस होगा, सेकेंड हाफ पावर पॉइंट पे भी √2R इंपीडेंस होगा, और रेजोनेंस का क्या होगा, R के बराबर होगा, यानी ई पहला हाफ पावर पॉइंट, दूसरा हाफ पावर पॉइंट, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे इंपीडेंस आया। फिर क्या कंक्लूजन कर रहे हैं कि एट रेजोनेंस पावर फैक्टर एंगल क्या, 0, मतलब पावर फैक्टर क्या आएगा, यूनिटी आ जाएगा। पावर फैक्टर क्या आएगा, पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, यूनिटी, पावर फैक्टर यूनिटी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर ओमेगा 2 पर देखें तो ओमेगा 2 पर पावर फैक्टर लैगिंग आएगा। अब कितना लैगिंग आएगा, तो tan 45, पावर फैक्टर कितना, tan 45, और सॉरी cos 45, तो cos 45 के कितना 1/, यानी बोल सकते हैं 1/√2 cos, पावर फैक्टर क्या होता है cos 5, और 5 एंगल कितना है -45, तो यहाँ से हम बोलेंगे कुछ कि 0.707 लैगिंग होगा, किसका, कौन पर, ओमेगा 2 पर,
ठीक है। यानी आप तो जान ही रहे हैं कि ओमेगा 2 पर लैगिंग होता है। अब कितना होता है तो पावर फैक्टर एंगल से पता चलेगा, क्योंकि पावर फैक्टर बराबर cos फाई होता है और फाई की जगह कितना है 45, तो यहाँ से 45 लगेंगे तो 0.707 क्या आएगा लैगिंग आएगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो यहाँ आएगा 0.707 लीडिंग आएगा, ठीक है। यानी ओमेगा नोट के पहले क्या लीडिंग, ओमेगा नोट के बाद क्या लैगिंग। तो लेकिन हाफ पावर पॉइंट में क्या आता है 0.707 लैगिंग, और ये हाफ पावर पॉइंट क्या यानी ओमेगा 1 पर क्या आता है 0.707 लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। यानी एट रेजोनेंस यूनिटी पावर फैक्टर, फिर एक और एक हाफ पावर पॉइंट ओमेगा 2 पर तो 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर और 0.707 लीडिंग पावर फैक्टर। ये एंगल समझ आ रहा, तो इस तरह से होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ फेजर की सहायता से भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फेजर से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका फेजर डायग्राम होगा, यानी आई का और जेड का, ठीक है। तो चलिए हम लोग फेजर डायग्राम लिखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पीडेंस फेजर और करंट फेजर। यानी हम लोग अभी देखें तो उसको हमको क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा होगा लैगिंग पावर फैक्टर और यहाँ पे लिखा हुआ होगा लीडिंग पावर फैक्टर। आप कहिएगा सर अगर यहाँ पे लीड कर रहा है तो यहाँ पे तो लीडिंग होना चाहिए और यहाँ पे तो लैगिंग होना चाहिए, सोच सकते हैं। लेकिन आप सोचने से पहले ये देखिए कि किसका फेजर है, इम्पीडेंस का फेजर है। किसका फेजर है, इम्पीडेंस का फेजर है। कहने का मतलब क्या है कि लीडिंग और लैगिंग यानी आगे रहता है लीडिंग होता है, वो करंट में देखा जाता है ना कि इम्पीडेंस में। क्यों, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है V अपॉन जेड। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस यानी इसमें अगर लीड कर रहा है, मतलब ये अगर आगे है मतलब लीडिंग पावर फैक्टर है, जस्ट इसका अपोजिट होगा कि जेड अगर आगे होगा तो बोलेंगे कोची कि लैगिंग पावर फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग करेंट के एंगल से हम लोग देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये बोलेंगे कि अगर ये आगे है, देखिए ना जेड का फेजर क्या है, Z2 बराबर √2R प्लस 45R, और प्लस 45 मतलब आगे होगा, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार फिर √2R माइनस 45 क्या होगा, पीछे होगा, समझा रहा। लेकिन आप देखिएगा, आप लोग यही बताइए कि इस तरह के फेजर डायग्राम था, फिर से इसको सही से बनाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए क्या हम बताना चाह रहे हैं। हम ये बताए थे कुछ इस तरह से था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ओमेगा नोट था, यहाँ ओमेगा 1 था और यहाँ ओमेगा 2 था, ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 यहाँ तक दिक्कत नहीं था। लेकिन आप लोग देखिए ये समझिए कि ओमेगा 1 की इधर पहले वाला क्या था, यहाँ पे क्या था लीडिंग पावर फैक्टर, क्या था लीडिंग पावर फैक्टर। इन ओमेगा नोट से पहले लीडिंग पावर फैक्टर और ओमेगा नोट के बाद क्या लैगिंग पावर फैक्टर, यही था। चलिए आप बताइए, आप जब ओमेगा बराबर ओमेगा 1 रखे थे, ओमेगा बराबर क्या रखे थे, ओमेगा बराबर ओमेगा 1 रखे थे, तो अब देखिए तो इम्पीडेंस एंगल क्या आया था। ओमेगा बराबर ओमेगा 1 रखे थे तो हम देखे तो कुछ इम्पीडेंस आया था, इम्पीडेंस एंगल क्या आया था, तो इम्पीडेंस आया था शायद -45 आया होगा। ओमेगा बराबर अगर टेबल आप निकालिए और टेबल निकाल के देखिए कि ओमेगा बराबर ओमेगा 1 रखे थे तो एंगल क्या आया था -45 आया होगा। अब देखिए जो टेबल अभी बताए हैं वो तीनों इसमें बताए हैं, तो ओमेगा बराबर ओमेगा 1 पे देखिए तो वहां पे आया होगा -45। मतलब क्या हुआ कि ओमेगा बराबर ओमेगा 1 रखे तो आया -45, मतलब इसका फेजर कुछ इस तरह से होगा। अब बताइए ओमेगा 1 पे पावर फैक्टर क्या था, हम बोलेंगे लीडिंग। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोले कि ओमेगा बराबर ओमेगा 1 रखिएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा 1, तो वहां पे देखिए इम्पीडेंस का एंगल क्या था -45 कहने का मतलब क्या, यहाँ से इस तरह से इस तरफ क्या होगा, इसका फेजर बनाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से होगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या √2R आएगा, ओमेगा 1 पे क्या आएगा जेड बराबर √2R आएगा, √2R, और एंगल क्या आया है -45। अब देखिए टेबल में तो -45 मतलब मैग्नीट्यूड ये आया है और एंगल ये आया है, इसका फेजर कुछ इस तरह से होगा। अब आप बताइए कि ओमेगा 1 पे पावर फैक्टर क्या होता था, लीडिंग होता था या लैगिंग, तो आपका आंसर आएगा सर लीडिंग होता था। क्यों, क्योंकि इसके पहले
यानी ओमेगा नोट के पहले आप लोग बहुत बार बचा चुके हैं कि सीरीज रेजोनेंस के केस में ओमेगा नोट से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो वहां पे एज ए लीडिंग पावर फैक्टर काम करता है। मतलब कि अगर ओमेगा 1 रखे तो एंगल ही आया, इसका फेजर इस तरह से बनाए, लेकिन पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। क्लियर है? उसी प्रकार ओमेगा बराबर ओमेगा 2 रखिए तो आएगा क्या, प्लस 45 एंगल आएगा। मतलब इसका फेजर कुछ इस तरह से होगा, लेकिन ओमेगा 2 पर सर्किट कैसा बिहेव करता है, लैगिंग करता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं लैगिंग पावर फैक्टर। तो समझ में आ रहा, मतलब इसको एक्चुअल फेजर डायग्राम है, लेकिन पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग है, पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग है। समझ में आ रहा? उसके बाद ओमेगा बराबर ओमेगा नोट रखिए तो पावर फैक्टर क्या आएगा, यूनिटी आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं पावर फैक्टर यूनिटी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे आप लोग ये जो फेजर बना है इसको देख करके बनाया है, लेकिन इस पे हम लोग के पावर फैक्टर क्या आ रहा है, लैगिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि ओमेगा बराबर क्या रखे हैं, ओमेगा 2 रखे हैं, ओमेगा 2 के जगह रखे हैं तो पावर फैक्टर एंगल आया प्लस 45, इसलिए इसको ऊपर लिखे हैं। और जब ऊपर लिखे हैं तो ओमेगा बराबर ओमेगा 2 पर पावर फैक्टर लैगिंग होता है, इसलिए यहाँ लैगिंग लिखे हैं। उसी प्रकार ओमेगा बराबर ओमेगा 1 रखें तो आया इंपीडेंस एंगल है -45, इसलिए इसको इस तरह से फेजर बनाए, लेकिन ओमेगा 1 पे क्या है, सर्किट लीडिंग पावर फैक्टर काम करेगा, इसलिए यहाँ पे लीडिंग लिखे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा? चलिए अब देखते हैं करंट फेजर। अब करंट फेजर देखिएगा तो आप तो आसानी से कर सकते हैं, सर यहाँ +45 इसलिए आगे चला गया, -45 इसलिए पीछे चला गया। मतलब इस ये भी +45 था इसलिए आगे लिखे, ये भी -45 तो पीछे लिखे, लेकिन यहाँ पे लैगिंग था, लीडिंग था, यहाँ पे क्या था, लैगिंग था। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे आपका बोलिएगा, यहाँ पे बोलिएगा कि I1 किसके केस में लाए थे, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा 1 रखे थे उसके केस में। मतलब क्या हुआ, मतलब ही हुआ कि ओमेगा बराबर कितना रखे थे, तो ओमेगा बराबर अगर ओमेगा 1 रखे थे तो करंट का फेजर क्या था, +45, मतलब ई हो गया। ठीक है, अब ओमेगा 1 पे देखिए तो ओमेगा 1 पे देखिएगा तो कौन सा पावर फैक्टर आ रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले कि I1 किसके केस में आया, तो हम बोले क्या कि ओमेगा बराबर ओमेगा 1 लिखे थे, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा 1 लिखिए, उसके केस में I1 इतना आया, I1 क्या आया, इतना आया। तो जब I1 इतना आया मतलब क्या हुआ कि प्लस था तो प्लस। अब बताइए ओमेगा बराबर ओमेगा 1 पे क्या आता है, देखिए ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 पे कौन सा पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे किए कि ओमेगा बराबर क्या रखें, ओमेगा 2, ओमेगा बराबर क्या रखें, ओमेगा 2। जब ओमेगा बराबर ओमेगा 2 रखें तो यहाँ से I2 निकला और I2 कितना आया, तो V/√2R -45, यानी इसे इसके अनुसार फेजर ही आ गया। अब जब इसके अनुसार फेजर ही आ गया, ठीक है। अब ओमेगा बराबर ओमेगा 2 पे देखिए तो ओमेगा बराबर ओमेगा 2 पे कैसा सर्किट बिहेव करता है, लैगिंग। क्यों? क्योंकि ओमेगा नोट के बाद वाला फ्रीक्वेंसी पर सर्किट कैसा बिहेव करता है, लैगिंग, तो इसलिए क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि लीडिंग यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक है, समझ आ रहा? मतलब आप इतना समझिए कि ओमेगा नोट के पहले एज ए लीडिंग बिहेव करेगा, ओमेगा नोट के बाद एज ए लैगिंग बिहेव करेगा। यहाँ से भी पता चल रहा, यहाँ समझ में आ रहा। तो इस तरह से हम लोग क्या फेजर समझ सकते हैं। ठीक है, यानी आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग लीडिंग लैगिंग कैसे हो रहा है कि यहाँ पे लीडिंग यहाँ लैगिंग, सारा चीज हम लोग इसके पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करते हैं। मतलब 3-4 लेक्चर हुआ है तो उसमें भी हम लोग इसको डिस्कस किए किस तरह से लीडिंग हो रहा है, किस तरह से लैगिंग। जब एक्सेल और एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर आप बताए थे तो वहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे एक्सेल बड़ा हो रहा है इसलिए यहाँ पे लीडिंग हो रहा है, यहाँ पे एक्सेल बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे लैगिंग हो रहा है। तो इस तरह से तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये दोनों फेजर। अगर किसी भी प्रकार के डाउट होगा तो आप लोग मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8294325997। आप लोग को बहुत बार दे चुके हैं, इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल लिख देते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल नहीं है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि इन आरएलसी सर्किट सप्लाइड बाय 9 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स। मतलब जो सप्लाई है वो क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, जिसमें क्या है
आर बराबर 30 ओम है, एल बराबर 20 मिली हेनरी है और सी बराबर 2 माइक्रोफैराड है। तो हम लोग को फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 बराबर इतना दिया है इन 4886.2 रेडियन पर सेकेंड। फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 बराबर 516.4 रेडियन पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि एक सर्किट हम बोल सकते हैं क्या है, आर एल एंड सी है कुछ इस प्रकार से। तो ये सर्किट दिया हुआ है। अब इस सर्किट में हम लोग क्या करना है, आर बराबर कितना दिया है 30 ओम, तो यहाँ से 30 ओम लिख लिए। एल बराबर 20 मिली हेनरी, तो 20 मिली हेनरी लिख लिए। और सी बराबर 2 माइक्रो फैराड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ दिया है 9 वोल्ट। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है और इस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अब बताइए, आप ही बताइए कि अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मतलब कौन चीज कि आई इंटू एक्स सी, मतलब क्या होगा कि कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता करेंगे, उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी पर करंट पता करेंगे। तो करंट पता करने के बाद यहाँ से आई इंटू एक्स सी करेंगे तो आसानी से वी सी निकल सकता है। अब देखिए एक्स सी बराबर क्या होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा तो हम लोग के दिया हुआ है, तो ओमेगा दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, तो एक्स सी तो आसानी से निकल जाएगा। बात रह गया कि आई कैसे निकालें। तो आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी अपॉन जेड, यानी वोल्टेज दिया हुआ है, अब निकालना है हम लोग के जेड। और जेड बराबर क्या जानते हैं, तो जेड बराबर जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर के रूट ओवर। ध्यान से देखिए, यानी हम लोग के क्या चाहिए, हम लोग के चाहिए VC, VC बराबर आई इंटू एक्सी होता है, एक्सी तो यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आई निकालना है तो आई बराबर जानते हैं V अपॉन जेड होता है। अब जेड निकालना है तो जेड एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर। और एक्सी तो हम लोग पता है कि 1 अपॉन ओमेगा सी होता है और एक्सएल पता है कि ओमेगा एल होता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग के क्या करना होगा, हम लोग ये करना होगा कि सबसे पहले क्या निकालना होगा, एक्सएल निकालना होगा, एक्सी निकालना होगा। एक्सएल एक्सी निकालने के बाद हम लोग के जेड निकालना होगा, जेड निकालने के बाद हम लोग के आई निकालना होगा, आई निकालने के बाद आई इंटू एक्सी कर देंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कुछ कि ओमेगा 1 के लिए एक्सएल 1 निकालते हैं, एक्सएल 2 निकालते हैं, ठीक है। एक्सएल 1 और एक्सी 1, उसके बाद वहां से जेड निकाल लेंगे, जेड निकालने के बाद आई निकल जाएगा, आई से एक्सी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोचिंग, यहाँ से हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का कर रहा है, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। एक चीज और, जब भी न्यूमेरिकल बनाए, कहीं भी न्यूमेरिकल बनाए, अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर कहने का मतलब क्या है कि वहाँ आप लोग को शो करना है कि किस तरह से बनाना है। जैसे आपने मेरे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आप किस तरह से बनाए, आप जितना जल्दी बनाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं कहीं भी, तो आप लोग को क्या करना होगा, गिवन सही से लिखना होगा, ताकि सीक्वेंस वाइज आप लोग देखिए तो एग्जामिनर को लगे कि नहीं बंदा बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ से देखिए मतलब क्या कि सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, कोई भी न्यूमेरिकल बनाना है तो गिवन डेटा में आर कितना दिया है, तो आर बराबर दिया है 30 ओम दिया है, एल बराबर कितना दिया है 20 मिली हेनरी दिया है, ठीक है। उसी प्रकार सी बराबर दिया है 2 माइक्रो फैराड दिया है, यानी आर एल सी दिया हुआ था। इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, चूंकि हम जान रहे हैं कि आई इंटू एक्स आई निकालना है, आई निकालने के लिए एक्सएल और एक्सी निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे कोची कि एक्सएल 1 बराबर, तो एक्सएल 1 क्या होगा, ओमेगा 1 इंटू एल होगा, ठीक है। ओमेगा 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से लिख लीजिए ओमेगा 1 बराबर 4886.2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड दिया, ठीक है। चलिए ओमेगा 1 की वैल्यू 4886.2 इंटू एल, एल के वैल्यू कितना है 20 मिली हेनरी है। तो मिली हेनरी को हम 20 मिली हेनरी है, तो मिली के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक्सएल 1 आया, ओमेगा 1 इंटू एल, ओमेगा 1 की वैल्यू इतना, एल का मान 20 मिली हेनरी था, मिली के लिए -3। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्सएल 1 बराबर आएगा 97.72, कितना आ जाएगा 97.72 ओम आ गया, यानी एक्सएल 1 आ गया। अब क्या निकालना हम लोग के एक्सी 1, तो यहाँ से एक्सी 1 बराबर क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी, 1 अपॉन ओमेगा 1 की जगह कितना, तो 4886.2 इंटू सी, सी का मान कितना है, तो 2 माइक्रो फैराड, माइक्रो के लिए -6, 10 के पावर -6। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप लोग क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो 102.3 ओम आ जाएगा।
यानी हम लोग के निकालना था क्या, VC, और VC के लिए हम लोग क्या I निकालना था, और Y के लिए हम लोग XL और XC चाहिए। तो यहाँ से XL आसानी से निकालिए, XL बराबर ओमेगा 1L, XC बराबर 1/ωc, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, Z निकाल सकते हैं, यानी XL XC प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं Z बराबर क्या होता है, Z बराबर, तो Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर, ठीक है, यानी Z बराबर इतना होता है। चलिए अब R के मान कितना है, तो यहाँ से आगे बोल देंगे 30² हो जाएगा, ठीक है। XL का मान कितना है, तो यहाँ से 9772 माइनस XC का मान कितना है 102.3, अब इसका क्या इसका रूट है, यहाँ से हम लोग के क्या निकाल रहा है, Z निकाल रहा है। जब Z का मान अब देखिएगा तो Z के मान आएगा 30.35, क्या आएगा 30.35 क्या ओम आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या किए, Z निकालेंगे। अब जब Z हम लोग के निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे, I निकालेंगे, I बराबर V/Z, तो ऐसा I निकल जाएगा, और I निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, I × XC कर देंगे तो वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बना लीजिएगा नोट्स में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, I निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। जब I निकालेंगे, कहने का मतलब फर्स्ट के सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से I1 बराबर V/Z1, इसको Z लिखे थे Z1 कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट है तो इस तरह से आप कर दीजिएगा, ठीक है। V का मान कितना दिया है, सप्लाई वोल्टेज 9 वोल्ट, और Z का मान है कितना आया, तो 30.35 ओम आया। जब इसमें निकालिएगा तो आप लोग के करेंट का वैल्यू आएगा 0.0296 एम्पियर आ गया, यानी हम लोग के क्या आ गया, करेंट आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कहना चाहें मतलब VC, तो VC बराबर क्या होगा, I1 × XC होगा, ठीक है। I1 के वैल्यू कितना आया, तो 0.296, और XC के वैल्यू कितना आया था, XC1 बोल सकते हैं। तो XC1 का वैल्यू हम लोग का आया था 102.3, कितना आया था 102.3। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा कितना 3.26 वोल्ट आ जाएगा, 28 वोल्ट आ जाएगा, 30.28 वोल्ट आ जाएगा। इतना हम लोग क्या हो गया आंसर, यानी हम लोग का पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, फ्रीक्वेंसी दिया था उसके लिए XL1 निकाले, XC1 निकाले, XL1 XC1 निकालने के बाद क्या किए, Z1 निकाले, इम्पीडेंस निकाले, टोटल इम्पीडेंस निकाले, टोटल इम्पीडेंस के बाद हम लोग करंट निकाले, और करंट के बाद I × XC कर दिए। यहाँ से आसानी से वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा में बोला है कि वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर निकालना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट फ्रीक्वेंसी इतना, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर सेम काम करेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग XL2 निकालेंगे, फिर XC2 निकालेंगे, उससे Z2 निकाल जाएगा, और Z2 निकालने के बाद फिर I2 निकाल जाएगा, और Y2 निकालने के बाद क्या VA बराबर क्या बोलेंगे कि IT × XL2 कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ जाएगा, यानी प्रोसीजर सेम होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, XL2 XC2, उसके बाद Z2, उसके बाद I2, उसके बाद VL बराबर I2 × XL2 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए समझ में आ रहा, चलिए इसको आप लिख सकते हैं, नोट में मेंटेन कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। चलिए अब दूसरा करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंड, चलिए यानी बोल सकते हैं कि ω2 बराबर 5R164 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे डायरेक्ट, XL2 बराबर तो ω2 × L हो जाएगा, ω2 × L होगा, और जब ω2 × L होगा तो ω2 के वैल्यू कितना है 5116.4, और L के वैल्यू 20 मिली हेनरी, मिली के लिए -30, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे, जब गुना कीजिएगा आप लोग कैलसी से करते रहिए तो आएगा 102.3, कितना आएगा 102.3 ओम आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग XC2 निकालेंगे, तो यहाँ से XC2 बराबर 1/ω2 × C, 1/ω2 का वैल्यू कितना, ω2 का वैल्यू 5116.4,
और सी का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है इसलिए -6। जब इसको कीजिएगा तो आएगा 97.72 ओम। कितना आएगा? 97.72 ओम आ जाएगा। XL1 निकालिए, सॉरी XL2 निकालिए, XC2 निकालिए। यहाँ से आप क्या निकालेंगे? Z2। Z2 का क्या होगा? R² प्लस XL2 माइनस XC2 के होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितना है? 30 ओम है, यहाँ से 30 के स्क्वायर प्लस XL2 के वैल्यू कितना आया? तो XL2 के वैल्यू आया 102.3 माइनस XC2 के वैल्यू कितना आया? तो 97.7 इसका स्क्वायर के रूट में। जब इसको कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 30.35 ओम आ जाएगा। यानी आ गया कुछ Z2 के वैल्यू। जब Z2 के वैल्यू आ गया तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से Z2 आ गया। अब Z2 आ गया तो यहाँ से I2 निकालेंगे। अब I2 इंटू XL2 कर देंगे, I2 इंटू XL2 कर देंगे तो यहाँ से आसानी से क्या निकल जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? I2 निकाल देते हैं। यहाँ से हम क्या बोलेंगे? I2 बराबर V/Z2। V के मान 9, Z2 के मान 3.35, ये आ जाएगा कितना? 0.296 आ जाएगा। जब ये आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कुछ ही वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर। आप लोग के शुरू में समझा दिए, समझाने वाले कोई चीज है नहीं। तो VL बराबर I2 इंटू XL2। I2 का वैल्यू 0.296 इंटू XL2 का वैल्यू कितना आया था? तो XL2 का वैल्यू आया था 102.3। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप लोग क्या आ जाएगा? वही 3.28 वोल्ट आ गया। अच्छा, यहाँ से क्या आ गया? आप लोग के सबसे पहला फ्रीक्वेंसी ω1 दिया था, उस पर हम लोग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना था। तो वहाँ से हम लोग क्या किए? आसानी से निकाल लिए, I निकाले, I इंटू XC कर दिए। तो यहाँ से हम लोग क्या किया? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार फिर यहाँ क्या किए हम लोग? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना था। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकाले? XL2 निकाले, फिर XC2 निकाले, उससे Z निकाले, Z निकालने के बाद I निकाले और I2 इंटू XL2 कर दिए। तो आसानी से हम लोग क्या गया? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का आप लोग की इमेज भेज देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप ऐप पर भी अपलोड कर देंगे और वहां से आप लोग क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे और ऐप पर भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।